हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और स्कूल जा रहे होंगे। साथ ही साथ आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस भी देख रहे होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए 100% फ्री प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही सुना है, हम किसी भी तरह से आपसे कभी भी पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे। तो आप हमेशा जब भी वीडियो देखें जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेस्ट वीडियोस प्राप्त होंगे और उनको आप सही समय पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है गोधुली, बिल्कुल बिहार बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 10वीं की हम बात कर रहे हैं। पहला पाठ हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या नाम था पहले पाठ का, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक कौन थे? बाबा साहेब अंबेडकर। यस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे पाठ के आगे की ओर और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका गोधुली का पाठ 2। नाम है विष के दांत। मैं तो देख भी नहीं सकती हूँ, सीरियसली मुझे बहुत डर लगता है। आप देख लीजिए, यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जहां पर नाम है विष के दांत। आप देख रहे हैं ना, कुछ तो ऐसा खतरनाक सा कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो वो जो खतरनाक सा है, मैं लौट कर उसको देख भी नहीं सकती हूँ, सीरियसली मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, अब यहां पर बात की जाए, क्या विष के दांत सिर्फ इन्हीं के होते हैं या फिर मनुष्य के जो दांत हैं वो भी जहरीले रहते हैं? हाँ, हो सकता है इस पाठ में जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी, उन्होंने मनुष्य के दांतों की बात की हो। तो विष या जहरीले जो दांत हैं, विषधर जिसे कहते हैं, या मनुष्य के दांत हैं, वो जहरीले कैसे होंगे? क्या व्यक्ति के व्यवहार से तुलना की गई है कि जिस तरह से व्यक्ति का व्यवहार होगा उसी तरह से उसके दांतों को परिभाषित किया है? कुछ तो इसमें सस्पेंस है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी आपसे कि बहुत ध्यान से, फुल ऑफ कंसंट्रेशन बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ये कहानी, क्योंकि ये एक कहानी ही है। ठीक है, जो लेखक है हमारे वो बताएंगे कि कब, कहां, क्या हुआ, किस तरह के विष के दांत हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेखक जीवन परिचय पर, जानते हैं लेखक के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे कहानी की तरफ। और कहानियां भला किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती ना। तो चलिए मेरे साथ, सबसे पहले हम चलते हैं लेखक जीवन परिचय की ओर। लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी को सादर नमन करते हैं हम, और हिंदी के सभी साहित्यकारों को, रचनाकारों को, कवियों को, उपन्यासकारों को, गद्यकारों को, सबको नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी लेखनी की सहायता से हम सभी के लिए नए नए आयाम दिए, है ना, जिनके आधार पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा है वो एक दूसरे से चलती रहती है, ट्रांसमिट होती रहती है। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी सन 1916। ठीक है, कहां? पटना के बदरघाट में हुआ। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, मतलब उनकी जो बोलचाल की भाषा थी, मातृभाषा थी, वो भोजपुरी थी। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र मतलब समझते ना, बड़े पुत्र। माता का नाम रनावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका रही। कहते ना कि जैसे संस्कार एक बच्चे को मिलते हैं, उसी तरह से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता जाता है, लेकिन उसकी अपनी खुद की कुशलता भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसकी अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी समझ भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्लास में 30-40 जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है,
जैसे यदि अभी आपकी और मैं अपनी बात करूं, जो भी सुन रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या सभी को ये चैप्टर 100% समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रही हूं? या फिर यदि हम बात करें स्कूल की क्लास की, तो वहां पर टीचर आपको प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा रहे हैं, सब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर क्यों 40 में से 10-15 बच्चे बहुत अच्छा प्राप्त कर लेते हैं और बाकी की यदि देखा जाए तो 5-10 बच्चे बिल्कुल एकदम उसमें रह जाते हैं पीछे? उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने अपनी सेल्फ जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल सही से नहीं किया, ठीक है। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि इसमें यही तो खासियत है, वाक चातुर्य और बुद्धि। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई और पटना के विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए भी किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। प्राध्यापक मतलब समझते हैं ना, प्रोफेसर। सन 1959 में 59 को 59 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर सन 1961 इस पद पर बने रहे। मतलब बिल्कुल पूरे समय उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पल तक भी कार्य किया, ये ठीक है। हिंदी कविता में प्रपत्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। दृष्टिकोण, क्योंकि उनका अपना दृष्टिकोण था। साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद्य और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। अब आपने देखा कि उनकी रचनाएं इतनी उत्कृष्ट हैं, उनका व्यक्तित्व इतना उत्कृष्ट है, तभी तो आज हम उनको पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो 100% कंसंट्रेशन से देखिएगा, अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित होकर देखिएगा। ऐसा नहीं कि टेंशन में बैठ जाए, ऐसे नहीं, आराम से बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर अच्छे से सुनिए, समझिए। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। कह दिया ना, और जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं हम कहानी पर, ठीक है। और एक आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। अब जो आलोचक है उनके अनुसार अभी कि उन कविताओं का कहाँ से हुआ या प्रयोगवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो कुछ आलोचकों का यही मानना है कि विलोचन शर्मा की कविताओं से ही हुआ है। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। समग्रता, समग्र शब्द होता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। आलोचनाओं में आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, कथ्य मीन्स कथन, शिल्प मीन्स लेखनी, ठीक है, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है, मतलब एकदम सुगठित। कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं गठन में थोड़ी कमजोरी आई है, या कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हो थोड़ी कहानी बोरिंग सी हो गई। नहीं, जब हम बहुत अच्छे से सुनेंगे तो कहीं भी हमें ऐसा लूज पॉइंट नजर नहीं आता। इट मीन्स कि उनकी भाषा जो है वो पूरी तरह से सुगठित है। ओके, उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। अब ये विष के दांत कहानी है। अब इसमें
क्या बताया होगा? लिखा है यहां पर कि यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। मिडिल क्लास, मध्य वर्ग मीन्स मिडिल क्लास, अंतर विरोध मतलब जो पूरी तरह से उजागर नहीं है लेकिन कुछ तो है, ठीक है? वो कुछ क्या है वही हम जानेंगे इस कहानी में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब है कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हैं। देखो, एक ऐसे वर्ग की चर्चा की गई है, सफेद पोश मतलब सभ्य भद्र पुरुष नजर आ रहे हैं लेकिन उनके विचारों में मलिनता है, मैल है, ठीक है? लिखा है यहां कि जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। मतलब लिंग भेद समझते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में लिंग भेद कहते हैं, जिसमें लड़का लड़की में बहुत अधिक भेदभाव किया जाता है और इस भेदभाव के लिए, उस भेदभाव के चलते कितना पक्षपात किया जाता है वो भी उजागर होता है। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद और आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। अब ध्यान रखिएगा कैरेक्टर कि एक और सेन साहब को याद रखिएगा ताकि आपको कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कौन है? एक है सेन साहब, ये ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, सेन साहब है और जो ऐसी श्रेणी उभरती जो अपनी महत्वाकांक्षा सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसी बुराइयों को समेटे हैं, ठीक है? दूसरे हैं, यहां पर लिखा है नौकरी पेशा और अस्तित्व को, ये और लिंग भेद की स्वार्थ में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ है अपने ये मध्यवर्गीय व्यक्ति हैं, कौन? गिरधर। एक है सेन साहब, दूसरे हैं गिरधर। तो गिरधर है वो मध्यम वर्ग की कमान संभाले हुए हैं। अब सेन साहब और गिरधर के विचारों में क्या अंतर है? वही तो कि वहां पर दिखते हैं वो सभ्य है लेकिन उनमें पूरी तरह से लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भूत सवार है। दूसरी तरफ गिरधर जी हैं जो नौकरी पेशा निम्न मध्य व्यक्ति है लेकिन अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बिताते हैं, वो भेदभाव भी नहीं करते हैं, ठीक है? तो सेन साहब और गिरधर को याद करिएगा। अब है विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक श्री नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। उन्होंने अपने लेख में सामंती मिजाज के धनवान परिवार और उसी पर आश्रित एक गरीब परिवार का चरित्र चित्रण किया है। सामंती परिवार समझते हैं? धन दौलत, एकदम सत्ता अधिकारी, एकदम मतलब हम है ना पैसे वाले, हम ही समाज का निर्माण करेंगे, हम ही सब कुछ हैं, ठीक है? तो यहां पर उन्होंने अपने लेख में सामंती मिजाज के धनवान परिवार और उसी पर आश्रित एक गरीब परिवार का चरित्र चित्रण किया है। कहानी में सेन साहब और उनकी पत्नी को कड़े अनुशासन को पालन करने के वाला दिखाया गया है। सेन साहब समझ गए ना, एक सफेद पोश व्यक्ति जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लिंग भेद करते हैं। उनके परिवार में 5 लड़की के बाद एक लड़के का जन्म होता है। लड़कियों के ऊपर अनुशासन की छड़ी बहुत कड़ी है जिससे लड़कियां मानो मिट्टी की मूर्ति बन चुकी हैं। उसी परिवार में लड़का सबसे छोटा है। सारा अनुशासन, घर का नियम व्यवस्था, सब कुछ उनके लिए नहीं है क्योंकि वो लड़के हैं। तो ये बताया गया है कि किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अर्थात लिंग भेद हुआ करता था और लड़के को ही सर्वसत्ताधारी समझा जाता था। लड़कियों को हमेशा ये माना जाता था कि ये तो पराया धन है, ये क्या वंश चलाएंगे, वंश का जो वारिस है वो तो लड़का है, ठीक है? सारा अनुशासन, घर का नियम व्यवस्था, सब कुछ भी उस लड़के के लिए नहीं था। लाड़ प्यार में शरारती हो चुका है। अभी उम्र 5 वर्ष की है लेकिन नौकर बहन आदि पर हाथ तक चला देता है। मतलब लाड़ दुलार और भेदभाव से उनका जो बेटा है सेन साहब का, वो पूरी तरह से हाथ से गया है, ठीक है?
एक दिन सेन साहब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे। उनके एक पत्रकार मित्र भी थे। उसके साथ छोटा लड़का भी था जो काशू बाबू की उम्र का ही था। बातचीत के क्रम में किसी ने उस लड़के के बारे में जानकारी चाही। बस सेन साहब अपने पुत्र खोखा के बारे में बोलने लगे। इसे इंजीनियर बनाना है, और बोलते ही चले गए। सेन साहब के व्यवहार में परिवर्तन हो चुका था अपने पुत्र खोखा के लिए। पुत्र का नाम खोखा है, ठीक है। उन्हीं हाथे में गिरधर लाल रहता था। उसका छोटा लड़का मदन था जो खोखा की उम्र का ही था, जो उन पर आश्रित थे, ठीक है। एक दिन गाड़ी को गंदा कर रहा था। रात में सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाकर काफी डांटा। परिणाम था गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को खूब पीटा, क्योंकि नौकर थे, गरीब थे, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उन्हें कहते ना कि उन्हीं का दिया हुआ खा रहे थे। अब वो तो थे सत्ताधारी व्यक्ति, तो उनके बेटे ने जो था बेचारा, उसने कर दिया होगा कुछ गंदा। तो उन्होंने, सेन साहब ने कहा कि अरे ऐसा क्या है, तो बहुत डांटा, जिससे गिरधर लाल ने अपने बेटे को बहुत मारा। बेटे का नाम क्या था? मदन, ठीक है। रात में सोते वक्त सेन साहब मदन की रोने की आवाज सुनकर काफी खुश हुए। देखिए जरा, किसी को रोता देखकर, किसी को दुखी देखकर भी कोई खुश हो सकता है क्या? हो सकते हैं। कौन? जो हमेशा अपनी सत्ता जमाए रखना चाहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि अच्छा गिरधर ने अपने बेटे को मारा है क्योंकि मेरी गाड़ी गंदी की, बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छा, मतलब उनके मन को जैसे शांति मिल गई हो। अगले ही दिन काशू बाबू खेलने के लिए बगल की गली में चले गए, जहां मदन और अन्य लड़का लट्टू नचा रहे थे। खोखा ने मदन से रौब में लट्टू मांगा। खोखा मालिक के बेटे थे, ठीक है। मदन से कहा लट्टू दो मुझे। नहीं मिलने पर मदन पर घूसा चला दिया। गरीब था, आर्थिक तंगी थी, नौकर का बेटा था, तो क्या कोई भी आकर मार देगा? वहां सेन साहब का एक लौता बेटा था, तो वो किसी को भी मार देगा। घर में भी देखा ना, घर में भी हाथ चला देता था। तो जब वहां देखा कि मदन और अन्य लड़का लट्टू नचा रहे थे, तो खोखा ने मदन से लट्टू दो मुझे। लट्टू जानते हो ना, घुमाया जाता है रस्सी से एकदम। तो मदन ने नहीं दिया, तो उसने मदन को घूंसे से मारा। बदले में मदन ने भी घूंसा चला दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको क्या पता कि ये साहब का या बॉस का या मालिक का बेटा है। भाई उसने उसको मारा तो उसने भी उसको मार दिया, और काशू बाबू के 2 दांत टूट गए, यानी विष के दांत टूट गए। समझ में आया? उसको क्या लगता था? उसको मीन्स इस कैरेक्टर के माध्यम से लेखक शर्मा जी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की परवरिश दी जाती है, जिस तरह के संस्कार दिए जाते हैं, उसी तरह से निर्माण हो जाता है चरित्र का। जिस तरह के घर में वातावरण होता है, माहौल होता है, व्यवहार होता है, उसी के अनुरूप एक बालक अपने चरित्र का निर्माण कर लेता है। तो वो जो सेन साहब का लड़का था, उसको लगता था मेरी सत्ता है, उसने मार दिया। खोखा मदन ने भी मार दिया, और पता चला कि ओह, अब तो उसके विष के दांत टूट गए, मतलब उसकी जो शेकी थी वो धरी की धरी रह गई। तो कभी भी पैसे या सत्ता के मद में चूर होकर हमें इंसानियत को नहीं भूलना है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, यही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना है, और इसी तरह से हर एक कहानी के साथ मैं आपके पास आती रहूंगी, आपके सामने उपस्थित होती रहूंगी। जो भी आगे हम कविताएं पढ़ेंगे उनको बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में सस और वाचन के साथ हम पढ़ेंगे, गाकर हम पढ़ेंगे, कहानियों को रोचक अंदाज में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपको इसी तरह से 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता रहेगा। आपको पता ही है, 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री देख सकते हैं। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए,
और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे। शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, तो सबको शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स, परिचित, जो भी रिलेटिव्स हैं, सबको शेयर कीजिए ताकि सभी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सके। मिलते हैं इसी कहानी मतलब विश के दांत के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस के साथ अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।